हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए हम लोग यहाँ पर एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए देख रहे हैं और ये पेपर सेकंड है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये इसका हम लोग फर्स्ट यूनिट पूरा कर चुके हैं, फर्स्ट यूनिट हो चुकी है ना। अब ये जो वीडियो है इसमें सेकंड यूनिट हम लोग कंप्लीट करेंगे। सेकंड यूनिट तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। सेकंड यूनिट बहुत अच्छी है, आपको मज़ा आ जाएगा। पॉलिटिकल हिस्ट्री है पूरी इसमें, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप उसे देखिएगा। इसमें पूरी सेकंड यूनिट है, बड़ी है लेकिन है पूरी। और अच्छा, ये वीडियो जो है ये एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जैसे हम आपको बता चुके हैं, सेकंड पेपर चल रहा है ये। और इसके अलावा थोड़ी देर बाद ही, इस वीडियो के थोड़ी देर बाद ही आपको फोर्थ पेपर, जिसके बारे में हम पूरा आपको पढ़ा चुके हैं, रिसर्च एजुकेशन वाला जो है, रिसर्च फर्स्ट वाला, मैथडोलॉजी ऑफ रिसर्च फर्स्ट, जिसको हम आपको पढ़ा चुके हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एमसीक्यूज़ की एक वीडियो आएगी इसके बाद ही। ठीक है, तो फिलहाल ये सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर का आप ये थियोरेटिकल पोर्शन है, सेकंड यूनिट सेकंड पेपर की, आप ये देखिए। इसके थोड़ी देर बाद ही आपको फोर्थ पेपर के एमसीक्यूज़ की पूरी वीडियो मिलेगी, जिसमें पूरी 5 यूनिट के एमसीक्यूज़ होंगे। और फर्स्ट पेपर के हम डाल चुके हैं, सेकंड पेपर के हम फर्स्ट यूनिट के डाल चुके हैं। तो आपने नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में और कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कि कैसा लग रहा है। ओके, यदि आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है एमसीक्यूज़ की, तो उसकी लिंक हम यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिससे आपको मिल जाए। ओके, चलिए चलते हैं। ये पेपर सेकंड है, दोबारा सुन लीजिए, पेपर सेकंड है, सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट हम लोग अब देखेंगे। चलते हैं, ये देखिए, ये आपका पाठ्यक्रम है। फर्स्ट यूनिट आप देख चुके हो, हिस्टोरिकल परसेप्टिव्स। अब ये सेकंड है, पॉलिटिकल परसेप्टिव्स। इसमें एजुकेशन की भूमिका क्या है, ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे अब। ओके, सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान से सुनिएगा, अच्छी तरह सुनिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे इसमें सारी चीज़ें हैं। देखो, राइट एंड ड्यूटीज़, एजुकेशनल ह्यूमन राइट्स, ये सब देख चुके हैं आप, पढ़ चुके होंगे पॉलिटी में, तो पूरी पॉलिटी है यहाँ पर। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, सारी चीज़ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, शिक्षा से संबंधित सब है इसमें। ओके, चलते हैं, चलो। देखिए, यहाँ पर स्टार्ट होता है आपका ये सेकंड यूनिट। तो सेकंड यूनिट में क्या क्या है, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल परस्पेक्टिव से देख रहे हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं हम लोग शिक्षा को, तो क्या क्या है आप ये देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ देखा, भारतीय संविधान के शिक्षा संबंधी प्रावधानों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ शिक्षा संबंधी प्रावधानों में बताने हैं, पॉलिटिकल परस्पेक्टिव में देख रहे हैं हम लोगों को, है ना। तो यहाँ दे रखा है कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, लेकिन ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, भारतीय संविधान लागू हुआ। इसके बाद से फिर हम लोगों ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, और दे रखा है सन 2006 में और संशोधन हुआ था ना, उसके उपरांत 26 भाग, 480 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ यहाँ पर आ गई संविधान में। ठीक है, लेकिन जब सबसे पहले संविधान बना था उस समय ये भाग कुछ अलग अलग थे। इसमें पहले जब संविधान बना था तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं, है ना, पहले ये था। लेकिन जैसे ही 2006 में संशोधन हुआ तो यहाँ 26 भाग हो गए, 480 अनुच्छेद हो गए और 12 अनुसूचियाँ होंगी। अच्छा, अब प्रेजेंट में कितना क्या है, आप हमें जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि प्रेजेंट में अभी कितने कितने हैं ये। ठीक है, पहले क्या थे, 2006 में क्या थे, ये हमने आपको बताया, लेकिन अब कितने हैं ये आप बताएंगे हमें। ठीक है, चलिए देखिए। अब ये कुल मिलाकर इन्होंने रूपरेखा तैयार कर दी है यहाँ पर कि भारतीय संविधान था क्या और कैसे कैसे इसमें स्टार्टिंग हुई। 1950 में संविधान लागू होने के उपरांत परिस्थितियों की मांग को देखते हुए संविधान में अनेक संशोधन किए गए। यथासंभव अद्यतन संशोधित संवैधानिक प्रावधानों को समाहित करते हुए प्रस्तुत अध्याय में भारतीय संविधान में शिक्षा के संबंध में किए गए विभिन्न प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। और संविधान में शिक्षा से रिलेटेड क्या क्या किया गया, क्या क्या प्रावधान किया गया, वो यहाँ पर है। ठीक है, आप देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ संविधान की प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना ऐसी चीज़ है जो हम सबको याद होनी चाहिए, हम सबको पता होनी चाहिए कि प्रस्तावना में है क्या, भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है। क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो तो प्रस्तावना से 2 से 4 प्रश्न आ ही जाते हैं, तो प्रस्तावना याद होना चाहिए। और फिर प्रश्न आए भी ना, मतलब प्रश्न ना भी आए तो भी पता होना चाहिए कि प्रस्तावना में कैसे कैसे शब्द हैं और क्या क्या इसमें रखा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भारत के संविधान की प्रस्तावना 1976 के संशोधन के साथ में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य स्वीकार करती है। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 14 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, तब प्रस्तावना को यहाँ पर रखा गया था। ठीक है, प्रस्तावना ये थी जिसकी स्टार्टिंग होती है हम भारत के लोग,
वी द पीपल ऑफ इंडिया। बहुत ही बेहतरीन शब्द इसमें रखे गए हैं, पढ़ लेना ध्यान से। लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यह समस्त नागरिकों की बात की गई है यहाँ, उसके समस्त नागरिकों को। आप देखना कौन कौन से न्याय की बात की गई है यहाँ, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये पूछ लिया जाता है कि कितने प्रकार के न्यायों का वर्णन है हमारी संविधान की प्रस्तावना में, तो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब आती स्वतंत्रता की बात, कितनी स्वतंत्रता है? 5 स्वतंत्रता। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 स्वतंत्रता हैं, ठीक है, 5 स्वतंत्रता हैं। 3 न्याय हैं यहाँ पर, ठीक है, 3 न्याय हैं। पूछा जाता है पेपरों में, ये यूँ ही नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है। और क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पढ़ लेना ध्यान से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में, ऊपर वाली लाइन पढ़िए, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक, ये दिनांक याद रखना, आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, संविधान को कब स्वीकारा गया था, ये बहुत पूछ लिया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकारा गया था। ठीक है, किसने? संविधान सभा ने। ओके, ध्यान रखना विशेष रूप से। लेकिन संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ओके, अब ये जो संविधान है ना, इसी में कुछ ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक हैं और शिक्षा से संबंधित इसमें विशेष अधिकारों का उल्लेख किया गया है। यहाँ देखिए, राइट टू इक्वलिटी। एक जब तक इक्वलिटी नहीं होगी तब तक शिक्षा का कोई महत्व नहीं निकलता, शिक्षा का कोई मतलब नहीं निकलता है। जब तक समानता नहीं तो शिक्षा से मतलब ही क्या है। इसलिए संविधान बनाने वालों ने ये सोचा कि भैया यहाँ पर तो अपने यहाँ शिक्षा किसी को दी जा रही, किसी को नहीं शिक्षा दी जा रही, इसलिए ऐसा करना चाहिए कि सबको शिक्षा मिले। तो सबको शिक्षा का प्रावधान रखा गया। अनुच्छेद 14-15 में नागरिकों को समता का अधिकार दिया गया और ये कहा गया कि कोई भी किसी को भी धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा किसी में भी। यदि कोई किसी और धर्म का है, किसी और लिंग का है, किसी जाति का है, किसी और उसका जन्म स्थान कहीं और है, तो विभेद नहीं करेगा उससे। वो बराबर तरह से पढ़ाई लिखाई होगी, सबकी इच्छा के अनुरूप उसे शिक्षा दी जाएगी, उसकी आवश्यकता अनुरूप उसे शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, ये था अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 14 में क्या था? विधि के समक्ष समता का अधिकार, यानी कि विधि के सामने, यानी कि लॉ सबके लिए बराबर होगा, किसी के लिए ऊंचा नीचा नहीं होगा, किसी के लिए ज़्यादा कम नहीं होगा, लॉ सबके लिए बराबर होगा। तो यहाँ समता का अधिकार की बात की गई। ठीक है, अब यहाँ शिक्षा का अधिकार एवं निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। तो शिक्षा के अधिकार को किस में रखा गया? यहाँ देखिए, नीचे वाली लाइन पढ़िए। संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन शिक्षा का अधिकार एक विवक्षित अधिकार माना गया। शिक्षा का यह अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से प्रभावित होता है। आप सभी जानते हो कि पॉलिटी में जो अनुच्छेद 21 आता है, फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकारों में जो अनुच्छेद 21 आता है, उसमें जीवन जीने का अधिकार बताया जाता है, जीवन जीने का अधिकार। तो इसी जीवन जीने के अधिकार में इसी में एक अमेंडमेंट एक्ट किया गया, इसमें एक जोड़ा गया, अलग से एक प्रोविज़न जोड़ा गया जो अनुच्छेद 21 का क कहलाया, यानी कि ए कहलाया। अनुच्छेद 21 का एक करके अनुच्छेद 21 में से जोड़ दिया गया, ए करके। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है। और ये किस अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू किया गया? ये किया गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। ठीक है, 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 में एक एक्ट जोड़ दिया गया था जिसे अनुच्छेद 21A बोला गया। इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाए। हर माता पिता का ये उत्तरदायित्व है, हर अभिभावक का ये उत्तरदायित्व है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाएं, और सरकार का भी ये उत्तरदायित्व है कि वो इन बच्चों के लिए व्यवस्था करे शिक्षा दिलाने की। ठीक है, ये सब कहा गया शिक्षा के अधिकार में। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो हम कह रहे हैं। ये पूरा आप ध्यान से पढ़ लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 21 दे रखा है ना,
जो हमने समझाया इसमें वही है, आप लोग एक बार देख लीजिए। अच्छा, एक बात और बताऊँ आपको, ये तो आर्टिकल 21 की बात है। 21 के अलावा भी एक और हुआ, क्या हुआ, जो अनुच्छेद आपका 45वां था। ये देखिए 2002 में जब 2002 में जब 86वां संशोधन हुआ था ना, जो 86वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में, तो उसमें एक तो व्यवस्था ये की गई कि 21A कर दिया गया, ठीक है, और दूसरी व्यवस्था ये की गई थी जो 45वां अनुच्छेद था, 45वां अनुच्छेद, उसमें ये बात की गई कि जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के लिए जो पहले से रखी हुई है, ये तो चलती रहेगी, ये तो सही है, लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा बदलाव करना होगा। 45वें अनुच्छेद में पहले क्या था, 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा ऐसे था, लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव किया गया। किसके द्वारा? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इसमें यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के लिए जो अनिवार्य शिक्षा है ना, ये तो सही है, लेकिन इसमें हम ये बदलाव करते हैं कि जो इतने बड़े बालक हैं उनको उनकी जगह क्या कि जो शैशवा काल से बच्चे हैं, शैशवा काल से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की पूर्ण देखभाल करेगी। कौन? राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ठीक है। शैशवा काल से लेकर 6 वर्ष तक के बालकों की पूरी व्यवस्था करेगी सरकार, ये कहा गया अनुच्छेद 45 में। अभी चेंज हुआ ये, ठीक है। पहले क्या था? पहले 6 से 14 वर्ष के लिए उचित शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा ये था, लेकिन अब क्या कहा गया कि 6 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर शैशव पूर्ण देखभाल तथा शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 45 इस तरह कहा गया, ठीक है। लास्ट वाली लाइन को आप देख लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारा बड़ा टॉपिक है, ये छोटा नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब आप पढ़ चुके होंगे पहले ही सारी चीज़ों को, ठीक है। देखिए, अल्पसंख्यकों की शिक्षा के बारे में जो बात कही जाती है, ये क्या होगा, तो अल्पसंख्यकों की जो शिक्षा के बारे में बात कही जाती है वो आप सभी जानते हो कि 29 और 30 में है, 29 और 30 में बात कही जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। ये आर्टिकल्स आप पढ़ चुके होंगे पॉलिटी में, नहीं आपको समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको सारी चीज़ बताएंगे, बिल्कुल परेशान होना मत, ठीक है। देखिए, जो अनुच्छेद 30 है, 30 का 1 और 2, उसमें तो ये कहा गया है कि यदि कोई भी अल्पसंख्यक है, कोई भी अपनी इच्छा से कहीं स्कूल खोलना चाहे, अपनी इच्छा से कोई शिक्षा से रिलेटेड कोई संस्था खोलना चाहे तो वो खोल सकता है, अपनी पसंद से कोई भी शिक्षा का स्कूल, विद्यालय, कुछ भी खोल सकता है, वो अनुच्छेद 30 में कहा गया, ठीक है। और इसके लिए उसे मना नहीं किया जाएगा, इसके लिए कोई ये नहीं कह सकता कि आप ये मत करो, और उससे कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है, अल्पसंख्यक है तो। दूसरा, समान शिक्षक अधिकार, इसमें अनुच्छेद 29 में कहा गया कि चाहे कोई अल्पसंख्यक है या कोई भी है, यदि वो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो उसे किसी भी धर्म, जाति, रंग, भाषा के आधार पर उसे प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा। 30 में और 29 में अंतर है, ध्यान रखना। 29 में ये कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को, किसी भी अनुसूचित जाति को, या किसी को, या किसी भी ऐसी अनुसूचित जनजाति को, चाहे वो उसके रंग में, धर्म में, भाषा में अलग हो वो, तो उसको शिक्षा में, विद्यालय में प्रवेश देने से कोई मना नहीं करेगा। ये लिखा है अनुच्छेद 29 में कि आप प्रवेश देने से कभी मना नहीं करोगे किसी भी को भी। लेकिन 30 में क्या कहा गया था? 30 में ये कहा गया था, यदि अल्पसंख्यक वर्ग का कोई व्यक्ति स्कूल, विद्यालय कुछ भी खोलता है, शिक्षा से संबंधित कुछ भी खोलता है, तो उससे मना नहीं किया जाएगा, और राज्य सरकार भी उसे अनुदान देंगी, उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगी, ठीक है, ये कहा गया। पर ये याद रहे, यहाँ पर धार्मिक शिक्षा की बात नहीं की गई, यहाँ पर बात की गई साधारण शिक्षा की, जो आप लेते हो, ठीक है, उस शिक्षा की। तो 29-30 को आप समझ गए। अब आया अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए कमज़ोर वर्गों की शिक्षा के लिए प्रावधान। तो देखिए, जहाँ अनुसूचित जनजाति की बात आ जाए, जहाँ पर कमज़ोर वर्गों की बात आ जाए, वहाँ अनुच्छेद 46 काम करेगा, अनुच्छेद 46 काम करेगा। 45 में क्या था? 45 में ये था 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, और उसके अलावा 45 में क्या कहा गया था कि शैशवावस्था पूर्ण तक की शिक्षा जो होगी वो 45 के अंतर्गत था। लेकिन जहाँ 46 की बात आ जाए तो वहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति और कमज़ोर वर्गों की शिक्षा के बारे में बात कही गई। दोनों में अंतर समझना, ठीक है, ये कहा गया। 29-30 में भी समझ गए और अब 46 में भी समझ गए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बहुत बहुत सुंदर टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, चलते हैं आगे। ये देखिए, अब यहाँ आते हैं धार्मिक शिक्षा की बात। चूँकि आप पढ़ते हो 25 से लेकर 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक शिक्षा की बात कही जाती है। तो यहाँ पर वही सारा प्रावधान है, ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ, हाईलाइट हमने टोटली हाईलाइट कर दिया है, जो आपके लिए आवश्यक है सब हाईलाइट कर दिया है। इसके बाद आती है मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं। तो देखो, अनुच्छेद 350A का मतलब होता है कि अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है। जो 350 अनुच्छेद है ना,
उसमें कोई अमेंडमेंट किया गया, उसके थ्रू इस प्रावधान को जोड़ा गया, ये बात कही जाती है इसमें। एक मतलब अमेंडमेंट के थ्रू, यानी कि संशोधन के थ्रू कोई जोड़ा गया इसमें, ठीक है। तो मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं क्या थी? अनुच्छेद 300A में कहा गया कि भाषाई दृष्टि से अल्पसंख्यक समूहों के बालकों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। और ये दायित्व किसका होगा? स्थानीय सरकार का होगा, लोकल अथॉरिटी का होगा। आप समझ गए? अनुच्छेद 350A में क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग के बालक हैं तो उन्हें उनकी मातृभाषा में शिक्षा दीक्षा ग्रहण कराई जाए, उन्हें उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दिलाई जाए, ठीक है। एक अनुच्छेद 45, एक अनुच्छेद 46, एक अनुच्छेद 350A, तीनों में डिफरेंस समझ लेना, ठीक है। 45 में क्या था? 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए। 46 में क्या था? 46 में क्या था? ध्यान करो, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। और 350 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है, मातृभाषा में 350A में। आगे ठीक है, हिंदी भाषा का विकास, ये आप पूरा जो हाईलाइटेड है सब पढ़ लेना, ठीक है। ये देखिए हिंदी भाषा का विकास। पहले तो बात ये समझो कि संविधान में राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, हिंदी राजभाषा है। क्या है? राजभाषा। क्योंकि अपने जो कोर्ट कचहरी में राजकीय कामकाज होता है वो राजभाषा में होता है ना। इसके जितने ऑफिशियल वर्क होते हैं वो राजभाषा में, हिंदी में होते हैं, और इंग्लिश को भी इसमें महत्व पूरा, लेकिन राजभाषा में पूरे काम होते हैं। तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी क्या है? राजभाषा है, ओके। राष्ट्रभाषा हो जाती तो पूरे देश में हिंदी हिंदी होती है फिर ना। राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा है नहीं है, अभी फिलहाल राजभाषा ही है, ओके। तो यहाँ पर देखिए हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। अनुच्छेद 351 में आता है हिंदी के प्रसार की बात। तो 351 याद रखना, इसमें व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है अपनी भाषा में, ठीक है, ये बात कही गई। आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट आप तुरंत लेते जाया करो, जैसे ही पेज आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना। चलते हैं। अब यहाँ पर स्त्रियों और पिछड़े वर्गों की शिक्षा के बारे में प्रावधान किया गया। ये प्रावधान सब लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। अनुच्छेद 15 के थ्रू जो कहा था ना, धर्म जाति लिंग, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो, ये कहा गया। वर्ष 2005 में 93 में संविधान संशोधन ने तो ये व्यवस्था को व्यक्तिगत प्रबंध वाली शिक्षा संस्थाओं, यानी कि प्राइवेटली मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, भले ही वे अनुदानित हों या स्वचालित पोषित हों, उसमें विस्तारित कर दिया। मतलब ये है इसका कि जो स्त्रियों और पिछड़े वर्गों की शिक्षा के बारे में बात कही गई ना, वो अनुच्छेद 15 में तो ये कह दिया गया कि क्या आप किसी से भेदभाव नहीं रखोगे, सबको शिक्षा दोगे। और साथ ही साथ ये भी उसमें कहा गया कि जो विशेष वर्ग के लोग हैं उनको भी आप शिक्षा देंगे। और यदि कोई भी विद्यालय अपने स्कूल में, यदि कोई भी विद्यालय या कोई भी संस्था अपने यहाँ पर स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए और पिछड़े वर्ग के बालकों के लिए अलग से कोई अच्छा शिक्षा का प्रावधान करना चाहती है तो वो करे, इस पर सरकार रोक नहीं लगाएगी, किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। रोक न लगाने की व्यवस्था की गई है। तो कोई भी अपने मन से चाहे वैसे स्त्रियों, बच्चों और पिछड़े वर्गों की शिक्षा के लिए प्रावधान कर सकता है, रोक नहीं लगेगी इसमें। अच्छा, पहले ही सरकार को ही था कि रोक नहीं लगाई जाएगी, लेकिन अब ये सारी बातें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी दे दी गई हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले भी अपने यहाँ पिछड़े वर्गों की या बच्चों की या स्त्रियों की शिक्षा दिला सकते हैं, जैसे चाहें उस तरह से, लेकिन शिक्षा का प्रावधान अच्छा ही होना चाहिए, इस तरह कहा गया है, ठीक है। तो ये था इसमें। और अब देखिए आगे, देखिए माता पिता व संरक्षकों का मूल कर्तव्य क्या है। तो इसमें वही बात कही कि जो हमने आपको अभी बताई थी कि 1976-42 में संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों को ये मूल कर्तव्य निर्धारित कर दिया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा कर दी गई, ठीक है। उसके घर वालों को चाहिए कि वो क्या करे, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाए। मतलब बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, ये कहा गया, ठीक है। और अनुच्छेद 51 में 51A में कहा गया कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक अपने संरक्षक के लिए अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को शिक्षा दिलाएं, ठीक है। ये किसमें कहा गया? 51A में, ओके। मूल कर्तव्यों में सम्मिलित कर दिया गया। जैसे आप जानते हो कि DPSP आते हैं, DPSP नीति निर्देशक तत्व जो आते हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं 36 से 51 तक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। लेकिन 51 में 51 क जोड़ा गया, 51 क या 51A जोड़ा गया। इसमें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर
मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, है ना। जब शामिल किया गया तो उसमें पहले क्या थे, पहले उसमें 10 थे मूल कर्तव्य, लेकिन उसमें एक और जोड़ दिया गया, फिर 11वां जोड़ दिया गया। और 11वें में यही कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा दिलाएं उनके घर वाले, ये कहा गया था, ठीक है। तो ये था इसका प्रावधान। आगे बढ़ें, आगे देखिए, केंद्र व राज्यों के शिक्षा संबंधी अधिकार यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। 246 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 246 में कि केंद्र व राज्य सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्व या तथाधिकार क्षेत्र का भी स्पष्ट विभाजन किया गया है इसमें, है ना। यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो शैक्षिक विभाजन किया गया है वो 246 अनुच्छेद 246 में है, ठीक है, कि किसको कितना काम करना होगा, कौन कानून बना सकता है, कौन क्या कर सकता है, ये सब कहा गया है। आगे चला, यहाँ स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़, कोई शब्द छूटना नहीं चाहिए। जहाँ जहाँ हाईलाइट किया है वो सब आप पढ़ लेना ध्यान से, बहुत ध्यान से। आपको पता ही है कि केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जब 246 में कहा गया है कि इसमें किसको शिक्षा का प्रावधान किसको देना चाहिए, लोकल बॉडीज़ को दें या राज्य को दें या केंद्र को दें, किसको दें, तो इसके लिए 3 सूची बनाई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है, समवर्ती सूची पर दोनों लोग कानून बना सकते हैं, ठीक है। पहले शिक्षा का अधिकार जो था वो राज्य सूची में सम्मिलित था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा शिक्षा के अधिकार को राज्य सूची में से निकालकर समवर्ती सूची में स्थापित कर दिया गया, ठीक है। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये जो हुआ था ना, ये किस तरह हुआ था, आप बड़ी अच्छी तरह से ये जो लिखा है हाईलाइटेड पॉइंट्स ध्यान से पढ़ लेना, वो बहुत आवश्यक है, ठीक है। समवर्ती सूची में जब राज्य सूची से हटाकर शिक्षा को जब समवर्ती सूची में लाया गया था, तो कब लाया गया था, ये कब लाया गया, ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जब 18 दिसंबर 1976 को 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो इसी के थ्रू समवर्ती सूची में शिक्षा से संबंधित प्रावधान को रख दिया गया। पहले ये कहाँ थे, पहले राज्य सूची में थे, लेकिन अब समवर्ती सूची में रख दिया गया 18 दिसंबर 1976 को जो 42वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके थ्रू। कब रखा गया, 1977 में, ठीक है, 1977 में, ओके, विशेष ध्यान रखना इस बात का। 3 जनवरी 1977 को रखा गया था इसे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए यहाँ दे रखे हैं कि समवर्ती सूची जो होती है उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जब बात ये फंस जाए कि केंद्र ने भी किसी विषय पर कानून बना दिया और राज्य ने भी उसी विषय पर कानून बना दिया, तो बात किसकी मानी जाएगी, तो बात मानी जाएगी जो अपर अथॉरिटी है, ठीक है, यानी कि केंद्र की बात मानी जाएगी। राज्य की बात को नकार दिया जाएगा, लेकिन केंद्र की बात यहाँ पर सर्वोपरि मानी जाएगी। यदि केंद्र और राज्य दोनों उस पर कानून बनाते हैं तो केंद्र की बात मानी जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो केंद्र सूची जो है वो शिक्षा के संबंधित में जो कार्य करती है वो किस किस आर्टिकल में है, किस किस प्रविष्टि में है। एक तो 13 में है, ठीक है, प्रविष्टि में 13 में है, दूसरा 62 में, 63 में, 64, 65, 66, 67 इनमें है। केंद्र सूची शिक्षा से संबंधित जो कार्य करती है वो इन प्रविष्टियों के थ्रू करती है, लेकिन जब राज्य सूची कार्य करती है तो प्रविष्टि 12 के थ्रू करती है। वो क्या क्या चीज़ का निर्धारण करती है वो यहाँ पर हैं, ठीक है। और दोनों चीज़ों पर जो कानून बना सकते हैं वो समवर्ती सूची में आते हैं, तो प्रविष्टि 20 और 25 इस पर केंद्र राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लोगे तो सब समझ आएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम सिंपल है, कोई बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये प्रविष्टि 25 भी किस में आती है, समवर्ती सूची में, और प्रविष्टि 25 में कुछ स्पेशल नहीं दिया। प्रविष्टि 25 में वही केंद्र सूची के जो विषय हैं, जो केंद्र सूची के शिक्षा संबंधी अधिकार हैं, उन्हीं प्रविष्टियों को यहाँ पर रख दिया गया है, ठीक है। देख लीजिएगा, पीछे वाला पेज पढ़ लोगे तो ये अपने आप एकदम क्लियर समझ आ जाएगा आपको, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ अध्याय 6 की स्टार्टिंग होती है, ये भी यूनिट 2 में ही है। यहाँ पर शिक्षा एवं मानव अधिकार देखें, ह्यूमन राइट्स दे रखे हैं, एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट्स। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ऊपर से नीचे तक ये पेज बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। जो स्पेशल था हमने यहाँ पर आपको हाईलाइट कर दिया है, आप देख लीजिए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। ये देख लीजिए, यहाँ पर भी सिंपल है, कुछ भी स्पेशल नहीं।
ये तो रखा गया कि मानव के जो अधिकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक, ये ध्यान रखना। नकारात्मक अधिकार वो होते हैं जिन पर हम स्वयं अपने आप जीवन यापन करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारी स्वयं की वो होती है सारी बातें कि हम अपने आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे दासत्व की स्वतंत्रता का अधिकार, हाँ, हम नहीं होना चाहते किसी के दास, है ना। जैसे जीवन जीने का अधिकार, हम अपने आप जीना चाहते हैं ना। सुरक्षा का अधिकार, हम अपने आप सुरक्षा भी करना चाहते हैं, हम सबके समान भी रहना चाहते हैं। आवागमन का अधिकार हमारा खुद का होना चाहिए। तो जो नकारात्मक अधिकार होते हैं, मतलब नकारात्मक अधिकार सरकार के लिए नकारात्मक है, ये आपके लिए नकारात्मक नहीं है, ये विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो मानव के अधिकारों में 2 प्रकार के अधिकार आते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक वो होते हैं जो आपके लिए, आपकी मर्जी से चलने वाले हैं, लेकिन सकारात्मक अधिकार वो होते हैं जो सरकार की मर्जी से चलने वाले अधिकार हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार सरकार आपको देगी, स्वास्थ्य का अधिकार सरकार आपको देगी, इसलिए तो आयुष्मान कार्ड बना दिए हैं, है ना। जीविका का अधिकार यानी कि आप काम करो, ये सब करो, सरकार आपको देगी, काम देगी तभी तो आप काम करने जाओगे। ठीक है, तो ये सरकार की वजह से ये नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार कहे गए हैं। ठीक है, जबकि ये नकारात्मक अधिकार है आपके लिए सकारात्मक है, या आपके लिए नकारात्मक हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, इसको देखते जाओ ध्यान से। कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट तुरंत कर देना। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपको हर तरह से समझाने की। आगे चलते चलो, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने सारी चीज़ें लिख दी हैं जो भी आवश्यक थी। ठीक है, कौन कौन से अधिकार होते हैं, कितने कितने आर्टिकल में हैं, सब चीज़ हमने यहाँ लिख दिया है। कोई परेशानी होगी नहीं आपको, बस एक बार पढ़ लोगे तो सब क्लियरली समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, आगे चलें। चलिए, ये देखिए, मानवाधिकारों का औचित्य क्या है। जस्टिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स देख लीजिए। इसमें बहुत बच्चे शायद सोच रहे हैं, जिन्होंने पॉलिटी नहीं पढ़ोगे शायद सोच रहे होंगे ये सब क्या लिखा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि जो आप जानते हो कि हमारे संविधान ने हमें 7 तरह के फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, 7 तरह के, जिसमें पहला समता का अधिकार यानी कि समान है सब लोग। दूसरा शोषण के विरुद्ध, पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, 6वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो 7वां था संपत्ति का अधिकार, 31 में जो आता था अनुच्छेद 31 में, उसे हटा दिया गया, उसे निरसित कर दिया गया। ठीक है, निरसित कर दिया गया यानी हटा दिया गया, उसे 31 में आता था वो, तो ये अनुच्छेद 31 में था। बाकी शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है। जैसे हमने स्टार्ट में बताया ना समता का अधिकार, तो समता का अधिकार 14 से 18 में है। पिछले वाले पेज में आपने देखा होगा, एक दोबारा दिखा देते हैं। ये देखिए नीचे, देखिए इसमें देख पा रहे होंगे आप, नीचे समता का अधिकार देख रहे, समता का अधिकार 14 से 18 में, अनुच्छेद 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार 19 और 22 में। ठीक है, 19 से 22 में। उसके बाद ये, आप ये वाला पेज देख रहे थे पहले। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार 29-30 में। और यहाँ 31 वाला जो था संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया। 32वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये सारे अधिकार हमें दिए हैं किसने, हमारे संविधान ने। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, ध्यान से देखिए और आगे बढ़ते चलिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जिन्होंने जरा भी पॉलिटी पढ़ा है वो समझ जाएंगे, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है वो भी समझ जाएंगे, बस ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सब हाईलाइटेड है, जो आवश्यक है आपके लिए सब हाईलाइटेड है। यहाँ पर अधिकार व कर्तव्य शुरू होते हैं, यानी कि जब हमारे कुछ अधिकार हैं तो भैया कुछ कर्तव्य भी तो हैं। जो हमारे अधिकार हैं वो दूसरे के लिए कर्तव्य बन जाते हैं, जो हमारे कर्तव्य वो दूसरे के लिए अधिकार बन जाते हैं। ऐसा भी होता है ना, और कभी कभी जो हमारे कर्तव्य हैं वो दूसरे के लिए भी कर्तव्य होते हैं। यह सारी चीज़ें बड़ी अच्छी तरह से कह रखी है, बहुत अच्छी तरह से। आप देखिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। चलिए, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। ठीक है, हम वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि आप स्क्रीनशॉट लेते जाएँ और पढ़ते जाएँ। जो चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, इस लाइन को पढ़ लेना एक बार। श्रीनिवास शास्त्री ने क्या कहा था इसके बारे में, कर्तव्यों के बारे में। ये कहा था, अधिकार समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत वह व्यवस्था है, अधिकार समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत वह व्यवस्था, नियम या रीति है जो नागरिकों के सर्वोच्च नैतिक कल्याण में सहायक होते हैं। अधिकारों के बारे में बात करें, लो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, चलते हैं। ये देखिए, अब अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, यह सब दे रखा है। ठीक है,
यहाँ दे रखा अधिकारों के प्रकार दे रखे हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। प्राकृतिक, नैतिक और कानूनी अधिकार। अब कानूनी अधिकार को 3 भागों में बांटा गया, सामाजिक, राजनीतिक और मौलिक अधिकार। ओके, यहाँ सब दे रखे हैं, सबकी परिभाषा बहुत सुंदर तरह से दे रखी है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, टेंशन मत लेना, हाईलाइटेड जो है वो पढ़ लेना, बस उससे काम निकल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो ताकि उन बच्चों के पास पहुँचे जिनके पास ये उपलब्ध नहीं है, उनके पास पहुँच जाए और आप वो समझ पाएँ अच्छी तरह से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, हम लोग आगे चलते हैं फिर। इसके बाद इसके थोड़ी देर बाद एक वीडियो और आएगी आपके पास, जिसमें आपके पास पेपर 4th के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ऑल यूनिट्स के, पेपर 4th के। ठीक है, उसको भी बहुत ध्यान से करना क्योंकि पेपर आपके आने वाले हैं। आज 9 तारीख हो गई और 17 तारीख से आपके पेपर हैं। आज शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन बहुत सुंदर उत्सव मनाया था, उत्सव क्या, बहुत सुंदर रास रचाया था भगवान श्री कृष्णचंद्र ने। ठीक है, तो आज वही शरद पूर्णिमा है। ओके, चलते हैं। यहाँ मूल अधिकार जो बताए थे अभी हमने, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सारे अधिकार दिए गए हैं जो आपको मिले हैं संविधान की तरफ से। ठीक है, जो मूल अधिकार थे हमारे पूरे 7 थे, लेकिन एक को हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा, है ना। अब आप बताएंगे कि जो 44वें संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था यहाँ से मूल अधिकारों में से, तो अब वो किस में है? ठीक है, आप बताएंगे। चलिए हम बता देते हैं, अनुच्छेद 300A में है वो। ठीक है, ध्यान रखना, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा से हटा दिया गया था 1978 में। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत आवश्यक है। देखते जाइए आगे, पढ़ते जाइए और बढ़ते जाइए आगे। ठीक है, चलते आगे। यहाँ सारे अधिकार की बात कही गई है। यार बड़े मैसेज आते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये बेहतरीन है। बेहतरीन क्यों है? क्योंकि ये न्यायालय को ये अधिकार देता है कि यदि राज्य किसी भी नागरिक को दुखी कर रहा, परेशान कर रहा है, या कोई भी व्यक्ति किसी और नागरिक को परेशान कर रहा है, तो वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अनुच्छेद 32 के थ्रू वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और वहाँ पर जाकर अपनी सारी बात रख सकता है। यानी कि राज्य के ऊपर ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार हावी हो जाता है, अनुच्छेद 32 भारी पड़ जाता है और ये इसी आर्टिकल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट हम लोगों की रक्षा करता है। ठीक है, और 5 तरह की रिट जारी करता है। 5 तरह की रिट ये सारी हैं। तो पूछ ले जा, रिट जारी कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। किसके थ्रू जारी करता है? अनुच्छेद 32 के थ्रू। ठीक है, हाई कोर्ट भी जारी करता है लेकिन उसका अनुच्छेद चेंज हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो 46 के थ्रू करता है वो, यहाँ 32 के थ्रू करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। बढ़े आगे, चलिए। और यहाँ पर राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों में अंतर दे दिया गया है, ये बहुत इजी है, पढ़ लेना इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत करना भी है अभी। देखिए, लेते जाइए स्क्रीनशॉट, जो भी नहीं समझ आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, हर बात समझाने की हम कोशिश करेंगे, प्रयास रहेगा हमारा। पता नहीं समझा पाएंगे या नहीं ये नहीं पता, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए, चलते हैं आगे। अधिकारों का क्या क्या महत्व होता है वो सब यहाँ दे रखा है, तो हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ बताने की आवश्यकता है। आप लोग इतने समझदार हैं ही कि इसमें आराम से पढ़ लेंगे, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं पढ़ लेना, आगे बढ़ लेना फिर, है ना। चलो जी, चलते हैं आगे। अब यहाँ कर्तव्य क्या क्या होते हैं वो दिया रखा है, तो बता दिया है यहाँ पर कि जो कर्तव्य होता है ना, मुख्यतः 2 श्रेणियों में बांटे गए, नैतिक और कानूनी। तो कौन कौन से नैतिक कौन से होते हैं, कानूनी कौन से होते हैं? कानूनी वो होते हैं जिस पर सरकार या जिस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और जितने भी कोर्ट हैं वो नियम बना सकते हैं, वो होते हैं कानूनी अधिकार। और नैतिक अधिकार कौन से होते हैं, नैतिक कर्तव्य कौन से होते हैं? कानूनी कर्तव्य तो वो होते हैं जिस पर सरकार
या सुप्रीम कोर्ट ये सब कानून बना सकते हैं। यदि इनका हनन हो रहा हो तो इन पर लोगों को फिर बंदी भी बना सकते हैं ये लोग, है ना। लेकिन नैतिक कर्तव्य ये होते हैं कि अपने अपने अनुसार होते हैं। जैसे एक बेटा माता पिता की सेवा करता है, यदि सेवा करने से मना कर दे तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसे कोई सज़ा थोड़ी देगी, वो तो उसका नैतिक कर्तव्य है ना। बेटे का नैतिक कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करे। तो ये नैतिक कर्तव्य जो होते हैं वो कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं होते हैं, लेकिन कानूनी जो होते हैं जो वैधानिक होते हैं कर्तव्य, ये कोर्ट में चैलेंजेबल होते हैं। ठीक है, इनको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन नैतिक कर्तव्य को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ओके, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन टॉपिक है, एक बार में समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी रत्ती भर भी आपको, बस पढ़ना ध्यान से वो बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये बात हम आपको बता ही चुके हैं। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में है, किसकी समिति की सिफारिश पर थे, इसमें नहीं दे रखा वो सिफारिश वगैरह, लेकिन जो हमने बताया आपको कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर डाले गए थे। ठीक है, ध्यान रखना उसको। आगे चलते हैं, चलो देखिए, अधिकार और कर्तव्यों में संबंध यहाँ पर बताया गया है। अच्छा, इस वाली लाइन को याद रखना, अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू। किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर बेनी प्रसाद ने। ये याद रखना, आने के पूरे चांसेस हैं इसके। ठीक है, अधिकार और कर्तव्य सिक्के के दो पहलू हैं। किसने कहा था? बेनी प्रसाद ने। विशेष ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, क्योंकि आने के पूरे चांसेस हैं, इसको देखकर पता चल रहा है क्या आ सकता है ये। और ये इसके अलावा एक और है, इसके अलावा एक ये है, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? कर्तव्यों का पालन कीजिए, अधिकार स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। दो चीज़ याद रखना, एक तो महात्मा गांधी ने कहा था कि कर्तव्यों का पालन कीजिए, अधिकार आपको अपने आप मिल जाएंगे, और एक बेनी प्रसाद ने कहा था कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों जो लाइन है बड़े ध्यान से आप याद रखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ें। ये क्या क्या आ जाता है भैया चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकेंड यूनिट चल रही है, विशेष याद रखिएगा। सेकेंड यूनिट में अब ये टॉपिक आया पंचायती राज व्यवस्था। तो भैया जो पंचायती राज है ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है। गांधी जी ने इस पर बड़ा जोर दिया था, बहुत जोर दिया था अनुच्छेद 40 के थ्रू, है ना। सारी बात कही गई गांधी जी की, यहाँ पर देख लीजिएगा, सब यहाँ हाईलाइटेड है। बहुत बढ़िया लगेगा आपको पढ़ने में इसको। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। आप ये ध्यान रखना कि पंचायत राज व्यवस्था हमारे यहाँ किस समिति की सिफारिश पर आई? तो बलवंत राय मेहता थे, उस समिति की सिफारिश पर हमारे यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था हुई, 3 स्तरों वाली। ठीक है, ये इन्होंने कब दिया था पंचायत राज के बारे में? 1957 में। सबसे पहली पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू की गई थी? 1959 में, राजस्थान के नागौर जिले में। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा। ठीक है, सबसे पहले 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में शुरू की गई, और उसके बाद हाँ, ये 1959 में ही थी राजस्थान के नागौर जिले में। और जो सेकंड जो आई पंचायती राज व्यवस्था वो आंध्र प्रदेश में की गई थी। ठीक है, ओके, ध्यान रखना इन चीज़ों का। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो हमने आपको बताए हैं, ध्यान रखोगे तो फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि पेपर में क्या पूछा लिया जाए कोई नहीं जानता। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सब हाईलाइटेड पॉइंट हैं, पढ़ पढ़ के सब ये लिखे हैं, यहाँ पर डाले हैं, हाईलाइट किए हैं मतलब, तो आप देख लीजिएगा कि क्या है इसमें क्या नहीं है। कुछ भी नहीं समझ आए तो पूछ लेना। ओके, हम लोग आगे चलेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले जाइए। अच्छा, एक बात और, यदि वीडियो क्लियर नहीं नज़र आ रही तो 3 पॉइंट यहाँ ऊपर होंगे, उससे हाई क्वालिटी कर लीजिए, जिससे वीडियो आपको क्लियर नज़र आने लगे। ओके, चलते हैं। पंचायती राज जो मुख्य रूप से था, इसका ये था कि सरकार की जो शक्तियाँ हैं उसका विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, यानी कि छोटे छोटे रूप में बांट दिया जाए, जिससे हर कोई इसके लिए जिम्मेदार हो, जिससे छोटे छोटे क्षेत्रों में जो शक्तियाँ बांटी गई हैं वो भी जिम्मेदारी निभाएं अपनी बखूबी। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था की गई कि गाँवों का विकास हो, है ना, क्योंकि हमारा जो देश है गांव इसमें अधिकाधिक हैं, इसलिए यहाँ ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई इसी वजह से, ताकि ग्राम स्तर पर भी विकास हो सके, है ना। जो बलवंत राय मेहता जी ने अपनी समिति जो उनकी थी, बलवंत राय मेहता की समिति थी, उन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 3 स्तरीय पंचायत की, उसमें 3 स्तरीय थे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, 3 स्तर थे। याद रखना इन स्तरों को। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। 3 स्तर कौन से थे? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्या ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, 3 थे। चलो
यहाँ देखिए, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, सब हाईलाइटेड है, सारे पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं जो आवश्यक हैं आपके लिए, वो सभी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं आप। ये देखिए, इसमें कुछ भी समझाने वाली बात नहीं है, जो लिखा हुआ वो बिल्कुल क्लियर है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है। तो आप बस ये देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। कुछ भी नहीं समझ आए तो पूछ लेना आप, बताया जाएगा आपको पूरी तरह। जब 14वां वित्त आयोग आया 2015 से 20 में, इसमें ये कहा गया कि पंचायतों को जो टाइमिंग दी है, इस टाइम में ये काम पूरा होना चाहिए, तो वो काम पूरा करें वो, तभी उन्हें अनुदान की प्राप्ति होगी, अनुदान प्रदान किया जाएगा, ठीक है। यानी कि हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन पहले आप जो काम दिया वो काम तो पूरा करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, पहले पैसे तो दे दो, उसके बाद ही तो काम होगा पूरा। तो 14वें वित्त आयोग के थ्रू अनुदान दिया गया और पंचायत अपना कार्य करने में लग गई, ठीक है। अभी बताना, अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है और कब से कब तक रहेगा वित्त आयोग, और उसके जो चीफ है वो कौन है, ये बताना, ठीक है। ये देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केंद्र सरकार के बारे में कहा गया है, शैक्षिक प्रशासन कैसा है केंद्र में, वो सब कहा गया है। तो आप देखिए इसको ध्यान से। आगे चलते हैं। यहाँ पर वही केंद्र संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सब दे रखी है जो हम पहले बता चुके हैं आपको। चलिए आगे बढ़ें। सारे अधिकार, पूरे आर्टिकल, संघ सूची में कितने हैं, राज्य सूची में कितने हैं, समवर्ती में कितने, सब दे रखा है यहाँ पर, है ना। तो आप देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए, और ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर आ जाएंगे समझ, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको लग रहा हो वीडियो जल्दी चल रही है, तो आप इसकी स्पीड थोड़ी धीमे कर लेना और आराम आराम से सुन लेना, क्योंकि सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पेपर में आने वाले हैं। आपके पेपर 17 तारीख से आप जानते हैं, तो इनको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अच्छा, एक बात और, इनकी फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लेना। ये जो है चारों पॉइंट्स, इनकी फुल फॉर्म याद कर लेना ज़रूर। CABE की क्या होती है, CBSE की क्या होती है, UGC की क्या होती है, और NCERT की क्या होती है, और नीपा की क्या होती है, ठीक है। नीपा, NIEPA, नीपा की क्या होती है, सब याद कर लेना है, क्योंकि फुल फॉर्म इनमें से आएगी ज़रूर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। फुल फॉर्म 1-2 इसमें से ज़रूर आएंगी, कोई भी आ सकते हैं, ये नहीं पता कौन सी आएगी। जैसे NCERT की पूछ ली जाए, नीपा की पूछ ली जाए, CBSE की पूछ ली जाए, या और कोई सी पूछ ली जाए, ठीक है। तो ये जितनी फुल फॉर्म दे रखी हैं, इनकी फुल फॉर्म एक बार आंखों के सामने से ज़रूर निकाल देना, ताकि आपको समझ आ जाए, आपको याद रहे कि आपने पढ़ा था ये, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ सब कौन कौन से बोर्ड की स्थापना की गई, सरकार ने शिक्षा व्यवस्था के लिए कौन कौन से बोर्ड बनाए, कौन कौन से लोगों को बैठाया है शिक्षा से संबंधित, तो यहाँ सब दे रखा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ UGC के बारे में दे रखा है, देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सब आप समझ जाओगे, जब आप एक बार पढ़ोगे सब समझ जाओगे, ठीक है। हाईलाइट कर दिया सारे पॉइंट्स को, आगे चलेंगे हम लोग। बिना कहे और सुने, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, जिससे आपको पढ़ने में बड़ा आसानी हो, आराम से पढ़ पाओ। चलो, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, NCERT के बारे में सारी बात कही गई, कौन कौन क्या क्या उसमें होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री होता है, ये सब चीज़ में दे रखी है, ठीक है। चलिए सर आगे चलते हैं। यहाँ पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, यानी AICTE, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना। स्थापना कब हुई, ये सब पॉइंट हाईलाइटेड है, बाकी सब सिंपल से ही है, तो उसमें कोई हाईलाइटर की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए सिंपली आप देख लीजिएगा, ठीक है। कब बनी, क्या हुआ, समझ आ जाएगा।
इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, इसमें सब लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये है नीपा, इसकी फुल फॉर्म याद बहुत ज़रूर कर लेना, ज़रूर, ठीक है। नीपा NIEP है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े फिर हम लोग। गुड। अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद, ये एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए थी, प्रारंभिक शिक्षा के लिए, ओके। नीचे वाला प्रश्न देखिए, राज्य स्तरीय शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं। अब राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन कैसा है उसके बारे में बात की जाएगी यहाँ, ठीक है। तो चलते हैं आगे। गुड। राज्य स्तर पर कैसा शिक्षा का प्रशासन है, यहाँ सारी चीज़ दे रखी हैं कि सबसे पहले राज्यपाल होता है, फिर उसके अंदर मुख्यमंत्री होता है, फिर मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री की नियुक्ति करता है, फिर ये सारे निर्देशालय इनके द्वारा वर्क किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। जो हाईलाइटेड पॉइंट में सारी चीज़ दे रखी हैं। यहाँ पर दे रखा है देश में वर्तमान समय में 28 पूर्ण राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन 7 नहीं है, 8 हैं, विशेष ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए 8 लिख दिया गया यहाँ पर। चलो जी आगे चलते हैं हम लोग। शिक्षा मंत्री के कार्य वगैरह से सब दे रखे हैं यहाँ पर। शिक्षा सचिवालय कहाँ होता है, कैसा होता है, ये भी बताया रखा है, ठीक है। अच्छा, ये इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि इसके आने के चांसेस हैं। शिक्षा उपनिदेशक, इसका स्तर क्या है, मंडल संभाग स्तर पर रहता है। आ तो कुछ भी सकता है, पता नहीं क्या क्या आएगा, लेकिन लगा के ऐसा आ सकता है क्योंकि ये अलग है इनसे, तो देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड यूनिट चल रही है ये, और आपकी आज सेकेंड यूनिट ये ख़त्म होती है। इसके बाद एक वीडियो आएगी पेपर 4 की, रिसर्च एजुकेशन वाले की, रिसर्च मैथडोलॉजी ऑफ रिसर्च फर्स्ट की। उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आपके पेपर से रिलेटेड, उसे ध्यान से पढ़ लेना। और ये सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट है, इसको आप पढ़ लो। फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे सेकंड पेपर के, लेकिन अभी नहीं, पहले पूरा सेकंड पेपर फिनिश हो जाए उसके बाद, ठीक है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हो। अच्छा, एक बात और आपको बताऊं कि पहले आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो आप बढ़िया तरह से लगा पाओगे, ठीक है। और आज जैसा कि शरद पूर्णमासी है, सब जानते ही हैं कि शरद पूर्णमासी है आज, तो क्या करना है आपको, आज आपको अपने घर रात को खीर बनानी है और आपको खुले आसमान के नीचे रखनी है। कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की बूंद उसमें पड़ जाती हैं तो वो खीर अमृत बन जाती है, हाँ। तो इसलिए रखना और प्रसाद के तरह उसे बांटना और स्वयं भी ग्रहण करना, ठीक है। तो शरद पूर्णमासी की आप सभी को एक बार पुनः शुभकामनाएं। और पेपर का ध्यान रखिए, अच्छी तरह पढ़ाई लिखा करिए। त्यौहार का टाइम है लेकिन फिर भी टाइम निकालिए और पढ़िए, ताकि पेपर में आप पास हो सकें और री आपका ना आए, ठीक है। चलिए, कोई बात कहनी हो सुनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। यहाँ पर यूनिट सेकंड UNIT यूनिट सेकंड फिनिश होती है, ओके। यूनिट सेकंड या सेकंड पेपर की फिनिश हो गई, ये सेकंड पेपर चल रहा था, ध्यान रखना, ओके। तो यहाँ पर सेकंड यूनिट फिनिश हुई। अब हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे कल से, थर्ड यूनिट करेंगे कल, स्टार्ट नहीं, पूरे कंप्लीट करेंगे कल, ठीक है। और कोई बात कहनी सुननी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। फिर मिलेंगे, बाय, राधे राधे, राम राम, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे, बाय, राधे राधे।